हाय फ्रेंड, तो आपका वर्षा टेक्निकल स्टडी पॉइंट पर स्वागत है। फ्रेंड, इस वीडियो में हम बात करेंगे डीसी जनरेटर से संबंधित 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। तो फ्रेंड बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। और वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन को दबा दीजिएगा, जिससे कि हम कोई वीडियो डालें तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। और फ्रेंड, वीडियो को लाइक तो जरूर कर दीजिएगा। तो फ्रेंड चलिए, अपनी वीडियो का पहला क्वेश्चन है, किसी चालक के चुंबकीय क्षेत्र में घुमाने पर उसमें प्रेरित विद्युत भागबल होगा, कैसा होगा बताइए। स्थैतिक, गतिक, प्रेरित विद्युत भागबल या इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो फ्रेंड, अगर आप इसका बी ऑप्शन लगा रहे हैं तो बिल्कुल सही लगा रहे हैं। किसी चालक के चुंबकीय क्षेत्र में घुमाने पर उसमें जो ईएमएफ प्रेरित होता है वो कैसा होता है, गतिक होता है, यानी गति वाला होता है, ध्यान रखना। नेक्स्ट नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन, आपूर्ति आवृत्ति को दुगनी करने पर भंवर धारा होंगी, बताइए कैसी हो जाएंगी भंवर धाराएं वो हमारी। पूर्वमान की आधी, पूर्वमान की 4 गुनी अप्रभावित रहेंगी या पूर्वमान की 8 गुनी हो जाएंगी। तो कौन सा ऑप्शन सही है। तो फ्रेंड, अगर आप इसका बी ऑप्शन लगा रहे हैं तो बिल्कुल सही लगा रहे हैं। पूर्वमान की 4 गुनी हो जाएंगी, ध्यान रखना, भंवर धाराएं, जब हम आवृत्ति को कितना दुगना कर देंगे तब। तो फ्रेंड तीसरा क्वेश्चन है, जब कभी कोई चालक चुंबकीय पुंज का छेदन करता है तो उसमें विद्युत भागबल प्रेरित हो जाता है, बताइए यह कथन संबंधित है कैसे है, बताइए जूल के नियम से है, कूलाम के नियम से है, फैराडे के नियम से है या लेंज के नियम से। कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो फ्रेंड, अगर आप इसमें सी ऑप्शन लगा रहे हैं तो बिल्कुल सही लगा रहे हैं। ये जो कथन है वो फैराडे के नियम से संबंधित है कि जब कभी भी कोई चालक किसी चुंबकीय पुंज का या चुंबकीय क्षेत्र का छेदन करता है तो उसमें क्या एक ईएमएफ प्रेरित हो जाता है। ये कथन किसने कहा था, फैराडे ने कहा था। तो फ्रेंड नेक्स्ट चौथा क्वेश्चन है, वह नियम जो प्रतिपादित करता है कि प्रेरित विद्युत भागबल तथा धारा अपने उत्पादक कारण का विरोध करती है, इसके प्रस्तुतकर्ता कौन है बताइए। लेंज है, फैराडे हैं, मैक्सवेल हैं, ओम है, कौन है। तो फ्रेंड सिंपल क्वेश्चन है, सबको पता होना चाहिए इसके बारे में कि इसके जो है कौन है, लेंज है इस कथन को करने वाले। तो नेक्स्ट पांचवा क्वेश्चन है, लेवल कंपाउंड जनयंत्र में पूर्ण भार वोल्टता का मान टर्मिनल वोल्टता खाली स्थान होता है, बताइए कैसा। टर्मिनल वोल्टता है कम, इससे अधिक या के बराबर या इससे बहुत कम। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो फ्रेंड देखिए, लेवल कंपाउंड जनयंत्र में क्या होगा, इसका जो पूर्ण भार वोल्टता है यानी पूर्ण लोड वोल्टेज है वो टर्मिनल वोल्टेज के कैसा होगा, बराबर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड छठवा क्वेश्चन है, किस प्रकार की डीसी मशीन में ध्रुवों में अवशिष्ट चुंबकत्व का होना आवश्यक है, बताइए। शंट जनयंत्र में, मोटर में, पृथक उत्तेजित जनयंत्र में या स्थायी चुंबक का जनयंत्र। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो फ्रेंड, अगर आप इसका जो है ये ऑप्शन लगा रहे हैं तो बिल्कुल सही लगा रहे हैं, कौन सा, डीसी शंट जनयंत्र में। तो नेक्स्ट सातवां क्वेश्चन है, आर्मेचर क्रोड सामान्यतः बनाई जाती है काय की बनी होती है, बताइए। लोहे की, सिलिकॉन स्टील की, उच्च कार्बन स्टील की या स्टेनलेस स्टील की। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो फ्रेंड सबको पता है, इजी क्वेश्चन है कि आर्मेचर की क्रोड जो बनी होती है वो काय की बनी होती है, सिलिकॉन स्टील की बनी होती है, ध्यान रखना, काय की, सिलिकॉन स्टील की। तो नेक्स्ट यानी आठवां क्वेश्चन है, लैप बाइंडिंग में खाली स्थान समांतर पथ होते हैं, कितने समांतर पथ होते हैं बताइए। 2, 4, ध्रुवों की संख्या के तुल्य 1। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो फ्रेंड, अगर आप इसका सी ऑप्शन लगा रहे हैं तो बिल्कुल सही लगा रहे हैं। लैप बाइंडिंग होती है उसमें जो है समांतर पथों की संख्या ध्रुवों की संख्या के कैसी होती है, बराबर होती है या तुल्य होती है। नेक्स्ट नवा क्वेश्चन है, ये एकल लूप जनयंत्र की आउटपुट वोल्टता होती है, कैसी होती है बताइए। स्तर डीसी, स्तर एसी, स्पंदित डीसी या स्पंदित एसी। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो फ्रेंड, अगर आप इसका डी ऑप्शन लगा रहे हैं तो बिल्कुल सही लगा रहे हैं, स्पंदित एसी होगी, कैसी होगी, स्पंदित एसी। नेक्स्ट दसवां क्वेश्चन है, जनयंत्र द्वारा उत्पादित वोल्टता का मान ज्ञात करने का समीकरण है, बताइए कौन सा समीकरण है। ई बराबर वी माइनस आई ए इंटू आर ए, ई बराबर वी प्लस आई ए इंटू आर ए या ई बराबर माइनस एल डी आई बटे में डी टी, ई बराबर माइनस एन डी फाइव बटे में डी टी। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो फ्रेंड, अगर आप इसका बी ऑप्शन लगा रहे हैं तो बिल्कुल सही लगा रहे हैं।
जो डीसी जनरेटर में उत्पन्न वोल्टता होती है उसका ये फॉर्मूला होता है ई बराबर वी प्लस आई ए इंटू आर ए। यहाँ पर फ्रेंड आई ए जो है वो है आर्मेचर करंट और आर ए जो है फ्रेंड वो है आर्मेचर का रेजिस्टेंस। ध्यान रखना क्या है, आर्मेचर का प्रतिरोध। और वी क्या है यहाँ पर इनपुट वोल्टेज और ये क्या है ये उत्पन्न होने वाला ईएमएफ है ई। तो फ्रेंड चलते हैं नेक्स्ट 11वां किसी चालक के चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान किसी चालक की गति दिशा को विपरीत करने का धारा प्रवाह पर क्या प्रभाव पड़ता है बताइए। या पड़ेगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, धारा प्रवाह रुक जाएगा, धारा प्रवाह की दिशा भी विपरीत हो जाएगी, या धारा प्रवाह का परिमाण घट जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो फ्रेंड अगर आप इसमें सी ऑप्शन लगा रहे तो बिल्कुल सही लगा रहे, धारा प्रवाह की दिशा विपरीत हो जाएगी। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन 12वां है सभी संकेतों के सामान्य अर्थों के लिए लेब वेस्टन जनित्र द्वारा उत्पन्न विद्युत भागबल व्यक्त किया जाता है काय के द्वारा बताइए। ऑप्शन है पहला ई बराबर 5 बटे में 60 और इंटू पी बटे में 2 और दूसरा को ऑप्शन है तुम्हारे पास ई बराबर 5 बटे में 2p और सी ऑप्शन है ई बराबर 5 बटे में 60 इंटू पी बटे में ए और चौथा ऑप्शन है ई बराबर 5 बटे में 60 इंटू ए बटे पी। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा बताइए फ्रेंड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया क्वेश्चन है ये। तो बताइए इसके चारों ऑप्शन आपके सामने हैं, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो फ्रेंड अगर आप इसका जो सी ऑप्शन लगा रहे हैं तो बिल्कुल सही लगा रहे हैं, यानी कि ई बराबर 5 60 बटे में 60 इंटू पी बटे ए ये इसका फॉर्मूला होता है। तो नेक्स्ट 13वां क्वेश्चन है ब्रश स्थापित किए जाते हैं बताइए काय पर, चुंबकीय उदासीन अक्ष में या ज्यामितीय उदासीन अक्ष में या चुंबकीय उदासीन अक्ष के लंबवत या ज्यामितीय उदासीन अक्ष के लंबवत। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो फ्रेंड इसमें अगर आप जो ये ऑप्शन लगा रहे हैं तो बिल्कुल सही लगा रहे हैं, जो ब्रश हैं उन्हें हम स्थापित करते हैं कहाँ पर एमएनए पर यानी कि चुंबकीय उदासीन अक्ष पर। नेक्स्ट 14वां क्वेश्चन है मध्य ध्रुव का कार्य क्या होता है बताइए। इंटरपोल क्यों लगाए जाते हैं, दिग्ग परिवर्तन प्रक्रिया को सहायता प्रदान करने के लिए, प्रतिघाती वोल्टता को उदासीन करना, आर्मेचर दूसरा ऑप्शन है आर्मेचर प्रतिक्रिया के आर पार चुंबकन प्रभाव को उदासीन करना और सी ऑप्शन है दिग्ग परिवर्तक पर चिंगारी उत्पत्ति को घटाना और चौथा ऑप्शन है उपर्युक्त सभी। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो फ्रेंड अगर आप इसका डी ऑप्शन लगा रहे हैं तो बिल्कुल सही लगा रहे हैं, कैसा उपर्युक्त सभी कार्य करता है कौन इंटरपोल, ध्यान रखना। तो फ्रेंड चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और नेक्स्ट क्वेश्चन है जनित्र को लाभ खाली स्थान लाभ प्राप्त करने के लिए समांतर में चलाया जाता है बताइए काय के लिए, उच्च विश्वसनीयता के लिए या उच्च दक्षता के लिए, अधिक भारावश्यकता पूर्ति के लिए या उपर्युक्त सभी के लिए। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो फ्रेंड अगर आप इसका डी ऑप्शन लगा रहे हैं तो बिल्कुल सही लगा रहे हैं उपर्युक्त सभी के लिए। ध्यान रखना क्योंकि जब भी हम जनित्र को समांतर में जोड़ते हैं तो उससे क्या होता है उसकी दक्षता भी बढ़ जाती है और उसकी उच्च विश्वसनीयता भी प्राप्त होती है हमें और अधिक भार भी डाला जा सकता है उस पर। तो तीनों ऑप्शन सही है इसके। तो नेक्स्ट 16वां क्वेश्चन है शंट जनित्र वहाँ प्रयोग किया जाता है जहाँ मुख्य आवश्यकता है काय की बताइए, वोल्टता एवं धारा की अकेली या विस्तृत भार परास के लिए वोल्टता या तंग भार परास के लिए वोल्टता। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा बताइए। तो फ्रेंड अगर आप इसका जो है डी ऑप्शन लगा रहे हैं तो बिल्कुल सही लगा रहे हैं, तंग भार परास के लिए वोल्टता। तो फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्य ध्रुवों को सामान्यतः संयोजित किया जाता है बताइए, जो इंटरपोल होते हैं उन्हें संयोजित किया जाता है काय से, क्षेत्र बेस्टन के समांतर में, क्षेत्र बेस्टन की श्रेणी में, भार के समांतर में या भार की श्रेणी में। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा बताइए। तो फ्रेंड अगर आप इसको जो है बी ऑप्शन लगा रहे तो इसका सही है काय के फील्ड क्षेत्र के फील्ड वेस्टर्न के जो है सीरीज में लगाते हैं इन्हें, ध्यान रखना। नेक्स्ट 18वां क्वेश्चन है डीसी जनरेटर में कौन सी क्षति भार के साथ परिवर्तित होती है बताइए, ताम्र क्षति, भंवरधारा क्षति, शैथिल्य क्षति या वायु घर्षण क्षति। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा। फ्रेंड हमेशा ध्यान रखना कि जो
कोई सी भी चाहे डीसी जनयंत्र हो या एसी मशीन हो, उनमें जो है परिवर्तित होने वाली जो क्षति होती है वो ताम्र क्षति होती है, हमेशा ध्यान रखना। और जो हमारी लोह क्षतियाँ होती हैं वो कैसी रहती हैं, स्तर होती हैं। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ताम्र क्षति, यानी ये ऑप्शन सही हो जाएगा। तो नेक्स्ट 19वां क्वेश्चन है, डीसी जनयंत्र के क्षेत्र के आर्मेचर को परतदार क्यों बनाया जाता है, बताइए। इसको लेमिनेटेड क्यों किया जाता है, उसका वजन घटाने के लिए, क्रोड को अचालक बनाने के लिए, भंवर धारा क्षति को घटाने के लिए, या उपयुक्त सभी के लिए। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो फ्रेंड अगर आप इसका सी ऑप्शन लगा रहे हैं तो बिल्कुल सही लगा रहे हैं। काय के लिए परतदार बनाया जाता है उसे, भंवर धारा क्षति को घटाने के लिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डीसी जनयंत्रों में ब्रशों को जल्दी घिस जाने का कारण हो सकता है, बताइए। जो ब्रश हैं डीसी जनयंत्र में वो जल्दी क्यों घिस जाते हैं, अधूरा संपर्क होने से, या अत्यधिक चिंगारी पैदा होना, दिग्ग परिवर्तन की सतह खुरदरी होना, उपर्युक्त में से कोई भी। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो फ्रेंड आपको दिख रहा होगा इजी क्वेश्चन है कि इसमें डी ऑप्शन बिल्कुल सही होना चाहिए। ये सारे कारण है, अधूरा संपर्क भी, अत्यधिक चिंगारी होने पर भी घिस जाएंगे, और दिग्ग परिवर्तन की सतह जो है खुरदरी होगी, जब भी जो ब्रश क्या हो जाएंगे, जल्दी घिस जाएंगे। नेक्स्ट 21वां क्वेश्चन है, डीसी जनयंत्र में लैप वाइंडिंग की जाती है काय के लिए, बताइए। निम्न वोल्टता निम्न धारा के लिए, उच्च वोल्टता उच्च धारा के लिए, निम्न वोल्टता उच्च धारा के लिए, या चौथा ऑप्शन है उच्च वोल्टता निम्न धारा के लिए। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो फ्रेंड देखिए, लैप वाइंडिंग की जाती है निम्न वोल्टता उच्च धारा के लिए, काय के लिए, निम्न वोल्टता उच्च धारा के लिए। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट 22वां क्वेश्चन है, स्वचालित वाहनों में बैटरी आवेशन हेतु खाली स्थान को प्राथमिकता दी जाती है, बताइए काय के लिए। शंट जनयंत्र, सीरीज जनयंत्र, दीर्घ शंट यौगिक जनयंत्र, या लघु शंट यौगिक जनयंत्र। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो फ्रेंड अगर आप इसमें ये ऑप्शन लगा रहे हैं तो बिल्कुल सही लगा रहे हैं। कौन से स्वचालित वाहनों में जो बैटरी के आवेशन के लिए हम जनयंत्र का यूज करते हैं वो करते हैं कौन से का, शंट जनयंत्र का। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड, एक बार ITI में पूछा गया है, तो आप ध्यान रखना, आपकी जॉब के एग्जाम में भी आ सकता है। तो नेक्स्ट 23वां क्वेश्चन है, डीसी जनयंत्र की संपूर्ण दक्षता खाली स्थान के बीच रहती है, बताइए इकाई के बीच। 60 से 80%, 75 से 85%, या 80 से 90%, या 85 से 90%। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो फ्रेंड अगर आप इसका डी ऑप्शन लगा रहे हैं तो बिल्कुल सही लगा रहे हैं। डीसी जनयंत्र की जो संपूर्ण दक्षता होती है वो हमेशा 85 से 95% के बीच में होती है, ध्यान रखना। और फ्रेंड अभी तक आपने अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि फ्रेंड आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत ही कीमती है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड 24वां क्वेश्चन है, फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त नियम से खालिस्तान की पहचान की जाती है, बताइए। दाएं हाथ के नियम से काय की पहचान की जाती है। फ्लक्स की दिशा, जनयंत्र के घूर्णन की दिशा, मोटर में धारा की दिशा, प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो फ्रेंड अगर आप इसमें जो है डी ऑप्शन लगा ले तो बिल्कुल डी ऑप्शन बिल्कुल सही है इसका, प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा ज्ञात की जाती है। तो फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन, और फ्रेंड इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है, डीसी जनयंत्र खालिस्तान के सिद्धांत पर कार्य करता है, बताइए इकाई सिद्धांत पर। वैद्युत अपघटन के सिद्धांत, वैद्युत अपघटन के फैराडे का नियम, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, लेंज का नियम, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के फैराडे का नियम, बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो फ्रेंड आपके 25 क्वेश्चन बाकी के जो है वो नेक्स्ट एक अगली वीडियो में मिलेंगे आपको। और फ्रेंड इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा वैद्युत चुंबकीय प्रेरण का जो फैराडे का नियम है उस पर कार्य करता है हमारा क्या, डीसी जनयंत्र। तो फ्रेंड आप हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी। फ्रेंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए नमस्कार।